नमस्कार। आपको हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम वीना मुंशी है। थैंक यू फॉर ऑफरिंग टू शेयर योर स्टोरी विद मी। अगर इस इंटरव्यू में आपको कभी भी ब्रेक लेना होगा या रुकना होगा, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना होगा या किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करना होगा, आप वो भी बता सकते हो। ठीक है। अभी आप कितने साल के हैं? मैं इस समय 65 इयर्स की हूँ। और जब आपको कश्मीर छोड़ना पड़ा तब आप कितने साल के थे? तब मैं थी 35। एक्चुअली क्या हुआ, जब 90 में जब ये मास माइग्रेशन हुई तो हम लोग भी निकल गए वहां से। मतलब हम लोग वहाँ डाउनटाउन इलाके में रहते थे, जहाँ की मतलब मिलिटेंसी का गढ़ था। तो वहां से निकल के हम लोग फिर थोड़ा सा ऊपरी इलाके में आए, जिसको करण नगर बोला करते हैं। तो करण नगर में हम फिर रेंट में रहे थे। अच्छा। तो हाँ, तो इन द मीन टाइम वहां से काफी मतलब बहुत सारे लोग निकलते गए। फिर ऐसी सिचुएशन आई और मेरे साथ तो थोड़ी हटके सिचुएशन थी। वो ये थी कि मैं फैमिली वे में थी उस समय। तो हाँ, तो बल्कि करण नगर में जहाँ हम रह रहे थे वहां पे इतना मिलिटेंसी का इफेक्ट नहीं था, और चूंकि मैं फैमिली वे में थी तो मुझे वहां से फिर मतलब आना पड़ा। अच्छा। मतलब मेरे पेरेंट्स रहते हैं हरिद्वार में, तो मैं फिर श्रीनगर से फिर वहां आ गई, हरिद्वार आ गई। और इन द मीन टाइम जो बाकी हमारे परिवार के सदस्य थे वो लोग भी, कोई जम्मू चला गया और कोई दिल्ली आ गए। तो और हम नहीं निकाल पाए कुछ भी, सामान वगैरह कुछ भी नहीं निकाल पाए हम। तो फिर हाँ, ऐसा हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 90 में जब हम लोग आ गए तो कई लोगों ने, कोई जम्मू में बस गया, कोई दिल्ली आ गया। तो और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी और छुट्टियों पे चल रही थी मैं। मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पे ही थे बहुत टाइम से। तो मतलब तनख्वाह नहीं हमारी थी कहीं पे भी, ना मुझे मिल रही थी ना इनको मिल रही थी। और फिर हमारा ये भी हुआ कि हम अगर सेटल हो तो कहाँ हो सेटल। तो क्या हुआ कि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो, अगर हम जम्मू में भी सेटल होना चाहेंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ एक छोटी सी ब्रीफ केस में अपने मेरा बेटा बड़ा है, तो वो उस समय था 6 साल का था उस समय वो बेटा। तो उसके कपड़े लेके मैं निकली थी वहां से, श्रीनगर से। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं, वापस चलते हैं श्रीनगर। तो वहां से देखते हैं जो थोड़ा बहुत हम सामान ले पाए हैं वहां से, डाउनटाउन इलाके से करण नगर जो हम सामान ला पाए हैं, वहां से देखते हैं अगर कुछ हमारा निकल पाता है तो हम लेके आ जाएंगे। तो ये सोच के हम फिर वापस चले गए कश्मीर। तो कश्मीर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे हस्बैंड की वहां पे उनके ऑफिस वालों ने एडजस्टमेंट ऐसे इलाके में की जो कैंट एरिया में आता था, उसको बादामी बाग बोलते हैं। तो इन्होंने वहां पे फिर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और फिर मेरी फिलहाल छुट्टियां चल रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई तुम्हारी भी छुट्टियां कब तक रहेंगी, तुम भी कैसा करो, तुम भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि मेरा भी ऑफिस क्या था, वो भी सिर्फ मतलब ऑटो में अगर जाए तो 10 मिनट लगते थे बस वहां से। तो मैंने भी फिर वहां ज्वाइन कर लिया ऑफिस। तो हम लोग फिर 90 के बाद भी फिर हम वहां रहे कुछ सालों तक। तो फिर बल्कि मतलब वहां से हम लोग बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुके थे, कोई अपना था नहीं। पर एक चीज है कि जहाँ पे भी हम लोग रह रहे थे वहां पे सभी मैक्सिमम हिंदू लोग ही थे। और वो कैंट एरिया था तो थोड़ा सा सेफ भी लगता था। तो फिर खैर उसके बाद भी जब फिर बच्चे बड़े होने लगे तो फिर पढ़ाई वगैरह के लिए थोड़ी दिक्कत होने लगी। मतलब स्कूल में उतनी नहीं हो पा रही थी पढ़ाई, ट्यूशन के लिए नहीं हम भेज पा रहे थे बच्चों को, कहीं जाना भी था तो बहुत दूर था। तो हमारा मन नहीं मान रहा था इतने दूर भेजने का बच्चों को। तो मैंने फिर अपनी ट्रांसफर करवा ली थी यहाँ दिल्ली। तो मैं फिर दिल्ली आ गई थी, फिर यहाँ 2006 में आ गई थी मैं। अच्छा।
फिर 2006 से फिर मैं यही हूँ, दिल्ली में ही हूँ तब से। ओह अच्छा। हाँ तो जब आप कश्मीर में रहते थे तो जी। आप करण नगर में पैदा नहीं हुए थे ना? आप कहाँ पैदा हुए थे? नहीं, एक्चुअली मैं तो मतलब पैदा हुई हूँ अनंतनाग में। अच्छा। मेरा ननिहाल है वहाँ पे, अनंतनाग में, वहाँ पैदा हुई हूँ। और मेरे फादर की जो मतलब ये थी, वो जो नौकरी कर रहे थे वो कर रहे थे देहरादून में। अच्छा। देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत मशहूर है, FRI कहते हैं उसको। वहाँ उनकी ड्यूटी थी। तो फिर मतलब वहीं पली बड़ी हूँ, देहरादून में। अच्छा। तो फिर हम वापस कश्मीर हाँ, तो कश्मीर के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था। तो पर फिर मेरी शादी हुई फिर कश्मीर में। अच्छा, तो बचपन देहरादून में और फिर उसके बाद कश्मीर में। हाँ। स्कूलिंग मेरी देहरादून में ही हुई है। अच्छा। पली बड़ी में वही हूँ। हाँ। अच्छा, तो कितने साल रहे थे फिर आप कश्मीर में शादी के बाद? शादी के बाद यही बोल रही हूँ, 83 में मेरी शादी हुई थी। हाँ। तो 2006 में फिर हम लोग, पहले तो 90 में हम लोग कुछ टाइम के लिए मतलब माइग्रेंट हो गए थे, जब ये मास माइग्रेशन हुई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं 2006 में यहाँ आ गई फिर। अच्छा। दिल्ली। तो जैसे मतलब आप देहरादून में रहते थे, बट आप तब भी मतलब कश्मीरी फेस्टिवल या फिर मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे उधर? बिल्कुल। अच्छा, तो सारे ट्रेडिशंस हम फॉलो करते थे। और मुश्किल होता था क्या, क्योंकि मतलब दूसरी जगह है तो मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बल्कि हमारा तो वहाँ पे इतना अच्छा आपस में मतलब माहौल था ना, जहाँ हम लोग रह रहे थे। अच्छा। क्वार्टर्स मिले हुए थे। हाँ। तो बहुत अच्छा था हमारा माहौल, मतलब। और उस कॉलोनी में क्या था, अलग अलग मतलब थे, जैसे गढ़वाली भी थे, पंजाबी भी थे, कुमाऊं के भी थे, मद्रासी भी थे और बंगाली भी थे। तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे आपस में मिलजुल के, और एक दूसरे के त्योहारों को हम लोग वो भी करते थे, मतलब अटेंड भी करते थे। जैसे हमें बुलाना है तो हाँ, उनका कोई त्योहार है तो वो हमें बुलाते थे। तो बड़ा अच्छा था हमारा वहाँ पे। दिक्कत हमें कभी भी नहीं आई, किसी भी चीज में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे अपने ट्रेडिशन जो था हमारा वो पूरा हम निभाते थे। जो भी हमारे त्योहार वगैरह होते थे बहुत अच्छे ढंग से करते थे। तो जब आप शादी के बाद कश्मीर गए तो आप सीधा करण नगर गए? आप मतलब नहीं, मेरा जो ससुराल था वो अली कदल में था। अच्छा। डाउनटाउन कहते हैं उसको। अच्छा। डाउनटाउन एरिया कहते हैं उसको। हाँ। तो जो मेटर्सी जो शुरू हुई है वो लगभग वहीं से हुई है शुरू। वहीं से शुरू हुई है। तो करण। हाँ जी। तो मतलब वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब 80s में ही, जैसे आपने बोला था 83, 84 में आपकी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे कैसा था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ का माहौल, मतलब क्योंकि मैं बाहर का भी माहौल मैंने देखा था और कश्मीर का भी मैंने माहौल देखा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। इतना मतलब ना शांति प्रिय लोग जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग थे वहाँ पे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करनी, मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही रहते थे, उठते थे, मतलब बड़ी इज्जत करते थे एक दूसरे की। हाँ, बहुत इज्जत करते थे। और खासकर मैंने देखा महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे वो लोग। जैसे बस में जाएं या मतलब मेटाडोर में हो तो वो बुलाएंगे, मतलब आप सीट छोड़ते थे, मतलब बड़ी इज्जत करते थे। इसलिए मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा था कि महिलाओं की बड़ी इज्जत करते थे वहाँ पे। और इतना कुछ होगा आगे जाके, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा यहाँ कभी। तो आप मतलब जैसे उस जगह के बारे में, अली कदल के बारे में आपको मतलब कुछ, जैसे आपको कोई सबसे अच्छी कोई मेमोरी या कोई कुछ ऐसा कुछ याद है कश्मीर के बारे में? अली कदल में तो मैं तो जॉब करती थी। हाँ, आप क्या करते थे? मैं वहाँ थी रेडियो कश्मीर में। अच्छा। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन साइड में थी मैं। हाँ। तो हम लोग तो वर्किंग लेडी का तो पता ही है, सुबह निकलना और फिर शाम को आना, फिर
अपने घर के कामों में लग जाना, फिर बच्चों को देखना, तो वहाँ मतलब अच्छी सारी अच्छी बातें थी। ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं जो जिसने हमें दुख दिया हो कभी, या कुछ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बस वो जो 20 जनवरी की जो वो रात थी, 20 जनवरी 1990 की, तो वो तो खैर कभी हम भूलेंगे ही नहीं, कभी नहीं भूलेंगे वो तो आप रेडियो कश्मीर में काम करते थे, आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? क्या चीज, कैसे मतलब? जैसे मतलब आप क्या काम करते थे, और मतलब मैं अकाउंट्स में थी, मैं अकाउंट सेक्शन में थी वहाँ। तो वहाँ भी रेडियो स्टेशन में भी हमारा बहुत अच्छा माहौल था। बहुत ही अच्छा माहौल था, कभी किसी चीज की कभी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे से हमारे वहाँ पे दिन बीतते थे अपना, और सभी लोग मिलजुल के काम करना। और कश्मीर में जैसे जब आप रहने लगे वापस वहाँ पे, तो जैसे मतलब कोई त्योहार या फिर मतलब फेस्टिवल या कुछ, मतलब आपको याद है आप क्या क्या मनाते थे, या मतलब दूसरे मनाते थे और आप पार्टिसिपेट करते थे? कहाँ पे? कश्मीर में, मतलब लाइक कश्मीर में तो देखो वहाँ तो मतलब दो ही मतलब जातियां, समुदाय दो ही थे। एक तो हम कश्मीरी पंडित, और दूसरा हो गए मुस्लिम। तो अक्सर क्या होता था, जो हमारा तो जैसे कि पता ही होगा तुम्हें, हमारा सबसे बड़ा त्योहार शिवरात्रि होता है ना? तो शिवरात्रि के अगले दिन जो वो सलाम होती है, उस दिन हम लोग बुलाया करते थे जो भी हमारे मतलब मुस्लिम फ्रेंड्स होते थे, उनको बुलाते थे हम खाने पे। तो उनका होता था, जो सबसे बड़ा त्योहार उनका होता था, वो होता था ईद का। तो ईद पे हम लोग जाया करते थे उनके घर मुबारक देने के लिए। तो ऐसा होता था। तो मतलब सब लोग, मतलब इतने सालों से सब लोग मतलब एक साथ रह रहे थे, तो आपको मतलब कब ऐसा लगा कि मतलब कुछ गड़बड़ है, या मतलब कुछ हालात बदल रहे हैं? और मतलब बिल्कुल मैं बताती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ। मतलब जैसे ही स्टार्टिंग तो हमारी वहीं पर ही, मतलब हम लोग आली कदर में ही थे। तो हम लोग एक दिन बैठे हैं, शाम का समय, तब तक तो हमको भनक भी नहीं थी इस चीज की कि कश्मीर में मतलब अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि मतलब जो ये हमारे मुस्लिम भाई बहन है, उनके भी मतलब उनकी ओर से भी कभी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला, या कुछ कभी नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या कुछ है, कभी भी नहीं। तो हम लोग बैठे हैं, तो बाहर आवाजें आने लगी, शॉट्स की आवाजें आने लगी। तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये गन शॉट है। हमको लगा पहले शायद ये पटाखे चल रहे हैं। तो उस दिन तो हमने मतलब यही माना कि शायद पटाखे चल रहे हैं। मगर फिर अगले दिन हम लोगों ने सुना फिर कि नहीं भाई, ये तो फायरिंग हो रही थी। तो ये तो फायरिंग हो रही थी। तो उस समय भी हम लोगों को ये सब नहीं लगा कि निशाना हम बनने वाले हैं। मतलब कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो निशाना बनने वाला है। ऐसा हमको लगा ही नहीं। हमको लगा कि ये है मतलब कोई गुट है उनका, शायद ये जो हमारी आर्मी है उनके साथ कुछ चल रहा है। तो इतना ही हमने सोचा। हमें ये नहीं मतलब मालूम चल पाया उस समय कि हम इसका जो केंद्र है वो हम ही बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो फिर ऑफिस भी जा रही थी, मतलब सभी जाते थे ऑफिस। सिर्फ जो स्टेट के ऑफिस वगैरह थे वो बंद होने लगे थे, पर हमारा जैसे था, मेरे हस्बैंड बैंक में है तो वो भी जाया करते थे ऑफिस, मैं भी जाती थी ऑफिस। तो कभी कभी मतलब सुनते थे कि आज यहाँ पे फायरिंग हो गई, आज वहां पे फायरिंग हो गई। तो हम इतना वो लेते नहीं थे मतलब कि सीरियस कि भाई कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उस समय लग रहा था कि मतलब आर्मी और उस सब के साथ प्रॉब्लम है, मतलब अपने लोगों के साथ नहीं है। नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि हम निशाना बनने वाले हैं। तो तब पता नहीं चल रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर कैसे हमको पता लगा, आपने सुना होगा शायद, वहाँ दूरदर्शन में हमारे वो थे डायरेक्टर श्री लस्सा कौल जी। तो उनको उन लोगों ने मतलब अटैक किया उन पे, और वो स्वर्ग सिधार गए। तो वो जब शाम को न्यूज आई, हम लोग बैठे हैं तो शाम को न्यूज हम सुनाई करते थे। तो वो जब न्यूज आई तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ से
खाना गिर गया। जैसे मैंने सुना कि उनकी मतलब उनको मार दिया इन लोगों ने, और जबकि मुझे पता है वो कितने कितने हम्बल थे, और वो खासकर इनका मुस्लिम जो ये है मुस्लिम भाई बहन जो हमारे बड़ा ख्याल रखते थे उनका, बहुत ही। तो उस समय थोड़ा सा झटका लगा, हाँ। ये क्या हो गया, ये तो मतलब इतना इनका ख्याल रखते हैं, तो ये कैसे हो गया ये। तो खैर फिर भी उसके बाद भी फिर मैं अगले दिन गई ऑफिस गई मैं, क्योंकि थोड़ा नजदीकी था ऑफिस, तो चली गई मैं। और वहां पे मैंने देखा जैसे सबके मतलब जो हमारे हिंदू भाई लोग थे उनके चेहरों की मतलब हवाइयां उड़ी हुई थी, और मुस्लिम लोग जो थे वो बिल्कुल ना अलग अलग मतलब कट के रह रहे थे हमसे। तो और फिर सब लोग बोलने भी लगे, नहीं भाई यहाँ से तो निकलना ही अच्छा है, ये है। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जब ये 19 जनवरी का ये सब हुआ ना, 19 जनवरी का पता नहीं आपने सुना होगा कि क्या मस्जिदों से आवाजें आने लगी कि भाई हिंदुओं को तुम निकल जाओ यहाँ से। और भी बहुत सारे स्लोगन लोगों ने बनाए हुए थे, तो वो मैं नहीं बता सकती इस पे। तो मतलब अच्छे नहीं थे वो स्लोगन्स। तो फिर कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, ऐसा उन लोगों ने साफ बोला, यहाँ कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। और उस रात को हम लोग, मुझे याद है अभी भी, उस रात को हमारे घर में क्या मतलब पूरे मोहल्ले में आसपास जितने भी हम घर थे कोई भी नहीं सोया है। और ऐसा मुझे लगता है पूरे कश्मीर में ही हुआ होगा, कोई भी नहीं सो पाया होगा, क्योंकि मस्जिदों से ऐसी आवाजें आ रही थी। और बस फिर सुबह से ही फिर कश्मीरी पंडितों का निकलना वहां से शुरू हो गया, निकलने तो लगे। उसी रात मोस्टली सब निकल बस उसके अगले उसी के अगले दिन से जिससे जब बन पड़ा वो वहां से निकलता गया। कोई सामान निकाल पाया अपना, कोई नहीं निकाल पाया अपना, जैसे तैसे। तो और उन दिनों फिर कर्फ्यू भी लग गया था, जब ये हालात ऐसे थोड़े खराब होने लगे कर्फ्यू लग गया था। मगर एक चीज था कि सुबह के कुछ टाइम तक कर्फ्यू खुल जाता था, अच्छा, कि जिससे लोग बाग जो है वो अपने घर की जरूरतों की चीजें ले सकें। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए खुल जाता था। तो उसी टाइम पे लोग निकल भागे जम्मू की ओर। तो उसके बाद निकल भागे। और फिर ऑफिस में भी मैंने देखा, मतलब जो हमारे मुस्लिम जो कोलीग्स वगैरह थे उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज देखा मैंने, क्योंकि वो लोग आपस में जैसे बातें कर रहे होते थे तो कोई हिंदू चला जाए, मतलब जैसे मैं चली गई तो बस फिर एकदम से चुप हो जाना, अच्छा, बिल्कुल कोई बात नहीं करना। तो मतलब लग रहा था कुछ कि ये लोग हमसे कट रहे हैं, ये लोग हमें नहीं चाहते हैं अब इधर, तो ऐसा लग रहा मतलब था। लाइक ये अचानक से हो गया था कि धीरे धीरे मतलब होता गया? पहले तो ये होता रहा कभी कि आज जैसे कहीं पे फायरिंग हो रही है, आज कहीं पे फायरिंग हो रही है। तो उसके बाद सबसे पहले वो नीलकंठ गंजू जी थे, हमारे वकील थे, वो उनको मार दिया था। हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे वो जा रहे थे अपने ऑफिस, उनको मार दिया था। तो फिर उस समय भी उतना नहीं लगा कि क्योंकि मतलब ये हम ही लोगों को निशाना बना रहे हैं, ऐसा उस समय नहीं लगा। मगर फिर जब उसके बाद कुछ होता गया, जैसे फिर उसके बाद वो प्रेमनाथ भट्ट जी हैं, वो अनंतनाग में थे, वो भी वकील थे, उनको मार दिया। फिर उसके बाद फिर वो सर्वानंद कौर प्रेमी थे, वो अनंतनाग साइड के बहुत ही वो कितने जेंटल थे। मैं फिर अब सोचती हूँ कि जब इन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो ये बाकी लोगों को क्या छोड़ते फिर। तो बल्कि वो कुरान भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, और वहाँ जो आसपास के अपने मतलब जो मुस्लिम बच्चे थे, वो एक्चुअली वो टीचर थे और वो भी थे, राइटर भी थे, पोएट भी थे, उनको मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते भी थे वो अपने घरों में, और काफी इज्जत थी उनकी वहाँ पे। तो उनको जैसे मारा गया है, फिर उनके साथ फिर क्या किया है वो मैं नहीं बयान कर सकती। तो उससे ना भी बहुत दहशत फैलने लगी कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरा किया था उनके साथ। फिर उनके बेटे को भी मार दिया, पहले सर्वानंद कौर प्रेमी जी को मारा, फिर उनके बेटे को मार दिया, फिर हमारे ये लसा कौल जी। तो ऐसे होने लगा। फिर हमको लगा कि भाई नहीं, ये तो निशाना हम ही को बना रहे हैं। और फिर धीरे धीरे फिर मतलब वहां से सब माइग्रेट होने लगे फिर कश्मीर से। तो आप मतलब आप भी मतलब 20 जनवरी की रात पर ही निकले थे ना, आप और आपका परिवार?
नहीं, हम लोग उससे नहीं निकले थे। हम लोगों ने फिर 1-2 दिन के बाद फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया था करण नगर। अच्छा अच्छा, हाँ करण हाँ नगर हम लोगों ने करण नगर में हम लोगों ने शिफ्ट किया था, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे थे डाउनटाउन में, वहाँ बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी। हाँ। वो गढ़ था, तो तो आप करण नगर थोड़ा सा। हाँ, हाँ जी। तो आप थोड़ा मतलब बता सकते हैं कि मतलब आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, मतलब जो जो ऐसी जगह थी जो मतलब मिलिटेंसी से पहले मतलब बहुत अच्छी थी और सब एक साथ रहते थे, फिर मतलब आपको लाइक जब मिलिटेंसी हुई तो उसके बाद आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, मतलब क्या क्या बदल गया? मैं वही कह रही हूँ, जो हमारे कलीग्स थे तो मतलब वो लोग बिल्कुल कट कट के रहने लगे। और फिर क्योंकि मैं रेडियो स्टेशन में थी, तो मुझे मतलब काफी कुछ पता चलता था वहां पे। और क्या था, उन दिनों जुलूस रोज निकलते थे वहां पे, डेली जुलूस निकलते थे। जैसे आज वकीलों का जुलूस निकला, फिर डॉक्टर्स का जुलूस निकला, फिर टीचर्स का जुलूस निकला, फिर लेडीज का जुलूस निकला। मतलब हर दिन जुलूस निकलते थे और इंडिया के अगेंस्ट नारे लगते थे उसमें। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट नारे लगते थे। और मुझे कैसे इतना मालूम है, क्योंकि वो रुकते थे फिर हमारे रेडियो स्टेशन के सामने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये न्यूज में आए। अच्छा, तो मतलब उन्हें रेडियो मतलब रेडियो कश्मीर यूज करना था ये, मतलब हाँ, वो चाहते थे कि हमारी न्यूज बने। हाँ, अच्छा। तो ना जैसे अलग अलग इलाकों से आते थे वो लोग, और फिर जमा हो जाते थे कहीं पे, और फिर आते थे वो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन से आगे फिर यूएनओ का ऑफिस था, फिर वहां जाते थे। तो वहां से फिर वापस वो फिर अपने अपने घरों में जाते थे। तो ये मैंने देखा है कि मतलब लोग, इतने एजुकेटेड लोग भी कैसे उस जुलूस में शामिल होते थे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब इसमें कोई अनपढ़ लोग थे या कुछ, ऐसा नहीं था। बहुत एजुकेटेड लोग भी उसमें थे, मतलब डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, सभी लोग निकलते थे, मतलब मुस्लिम लोग। तो जुलूस निकलता था उनका कि मतलब वो सीधे बोलते थे कि हमें आजादी चाहिए। सीधे नारे यही लगते थे कि हमें आजादी चाहिए। और रेडियो स्टेशन के सामने आके तो बहुत जोर जोर से फिर नारे लगाते थे कि हमें आजादी चाहिए। तो उस समय भी मैं तुमको बता रही हूँ, उस समय भी नहीं, मतलब ये नहीं लगता था कि हम लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऑफिस आ रही थी उन दिनों। और फिर देखती भी थी मैं। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा नहीं, मतलब इन लोगों में चेंज आ रहा है। ये लोग कुछ जैसे ना छुपा सा रहे हैं हमसे, कुछ है गड़बड़, तो ऐसा लगता फिर था। आप फाइनली जब आप कब निकले फिर कश्मीर से, और मतलब आप कहाँ गए उसके बाद, जम्मू या दिल्ली? हाँ देखो, फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने बताया ना, फिर मुझे हरिद्वार जाना पड़ा। तो मेरी बेटी हुई 90 में, मई 90 में मेरी बेटी हुई। तो फिर उसके बाद फिर मेरे, चूंकि हमारी सैलरी वगैरह बिल्कुल बंद थी 6 महीने से, मेरे हस्बैंड की भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, और कुछ था भी नहीं हमारा पहनने ओढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ब्रीफकेस लेके निकली थी, उसमें मेरे बेटे के कपड़े थे बस। तो करण नगर फिर मेरे हस्बैंड ने फिर बोला, कहा कि देखो, हमने अगर मतलब रहना है जम्मू में, तो कुछ सामान तो होना चाहिए, क्योंकि करण नगर में हमारा थोड़ा बहुत सामान था। तो कहने लगे हम वहां से ले आते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। तो हम लोग फिर आ गए। वहां एक जगह है, इंदिरा नगर बोलते हैं उसको। तो इंदिरा नगर तो बिल्कुल ही जो कैंट एरिया है हमारा, उसके साथ सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। वो भी सिक्योरिटी जोन में ही आता है वो भी। तो मेरे हस्बैंड के एक अंकल रहते थे वहां पे, तो उन्होंने बोला कि तुम, और चूंकि करण नगर तक भी बहुत कुछ मिलता सी, वहां से भी लोग काफी चले गए थे, वो भी खाली हो गया था लगभग करण नगर कश्मीरी पंडितों से। और करण नगर में ऐसा था, वहां मेजोरिटी जो थी कश्मीरी पंडितों की थी, तो वो भी पूरा खाली हो गया था। तो फिर इंदिरा नगर में जो इनके एक अंकल हैं, उन्होंने बोला कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो तुम मेरे यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो इन द मीन टाइम मैंने तुम्हें बोला, कहा कि उनकी फिर वहां पे एडजस्टमेंट हो गई थी, वहीं पर ही बादामी बाग जो कैंट एरिया है, वहां पे बादामी बाग बोलते हैं उसको, वहीं पर स्टेट बैंक में इनकी एडजस्टमेंट हो गई। तो फिर हम लोग वहां से फिर इंदिरा नगर आ गए। अच्छा। करण नगर छोड़ के हम इंदिरा नगर आ गए। तो वहां पे हम रहने लगे। तो इंदिरा नगर कश्मीर में ही था? हाँ जी कैंट एरिया में। अच्छा। कैंट एरिया कश्मीर में ही था।
कश्मीर से मैं बता रही हूँ आपको, मैं तो 2006 में निकली फिर वहां से। फिर आप दिल्ली गए सीधा? फिर मैं दिल्ली आई सीधा। अच्छा। हाँ तो मतलब तो मतलब मिलिटेंसी के लाइक माइग्रेशन के टाइम पर उसके बाद आप मतलब काफी साल रह पाए, पर मेन काफी साल मैं रह पाई। और फिर जब मैंने ज्वाइन किया, ये भी मैं आपको बता दूं, जब मैंने फिर ज्वाइन किया ना दोबारा से रेडियो कश्मीर, हाँ जी, उस समय तक माहौल काफी चेंज हो चुका था, मतलब ठीक हो गया था काफी। मिलिटेंसी तो चल रही थी। मगर मतलब जैसे मैं बता रही थी तुमको कि फरवरी में जैसे वो लोग हमसे कट रहे थे, हमसे इतना बात नहीं कर रहे थे। और सबसे एक चीज मैं बताना आपको भूल गई, वहां पर लोगों ने अपनी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था सभी ने। मतलब जैसे पाकिस्तान हमसे आधा घंटा आगे है, तो उन लोगों ने वो चेंज कर दिया था, अपनी घड़ियों का टाइम भी चेंज कर दिया था पाकिस्तान के। हाँ, जो टाइम पाकिस्तान में था वही उन्होंने अपनी घड़ियों में रख दिया था। मतलब उन लोगों को पूरा ये विश्वास था कि बस ये पाकिस्तान बन जाएगा, पूरा विश्वास था उनको। तो खैर फिर वो नहीं हुआ, वो सब तो नहीं हुआ। तो मैंने फिर जब ज्वाइन किया तो तब मुझे फिर लगा कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया है लोगों में। जो मेरे अपने कुलीग थे, जो जिस सेक्शन में मैं थी, तो उन लोगों ने मतलब बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ही कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो इसी वजह से फिर मैं रह पाई। और चूंकि मैं सिर्फ मेरा यही होता था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, मैं बाजार भी नहीं जाती थी, मतलब मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं। मतलब वो जो एक वो दायरा सा बन गया था मेरा, एक बस ऑफिस से घर आना और घर से ऑफिस, बस ऐसा ही था। अच्छा। क्योंकि सुनते थे लाल चौक में ऐसा हो गया, हरि सिंह हाई स्ट्रीट में ऐसा हो गया, मतलब चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, ऐसा था। तो जैसे मतलब जब आप मतलब फिर बाद में 2006 में निकले, और फिर दिल्ली में मतलब एडजस्ट और वो सब, और उससे पहले भी जब आपको मतलब लाइक डाउनटाउन से करण नगर आना पड़ा, फिर लाइक इंदिरा नगर आना पड़ा, तो मतलब आपको मतलब कोई जैसे कुछ मुश्किलें या कुछ फेस करनी पड़ी आपको और आपकी फैमिली की? जैसे मतलब ऑब्वियसली घर मतलब बदल गया, ऑफिस का काम बदल गया, वो तो है ही। मतलब देखो ना, लॉस कितना हो गया हमारा, हम कुछ निकाल ही नहीं पाए सामान, हम कुछ नहीं निकाल पाए, कुछ भी नहीं निकाल पाए। अब थोड़ा बहुत जो बहुत जरूरी सामान था वही निकाल पाए थे हम, बस। तो मतलब कुछ और मतलब जैसे मतलब आपने बोला आपका बेटा भी था है, तो वो कितने साल के थे तब? वो 90 में है, वो 84 बॉर्न है, वो 90 में 6 साल का था। अच्छा, तो मतलब उनका भी मतलब स्कूल वूल वो मतलब फिर जब हम वो जाता था वहाँ, पहले जागृति निकेतन, वो रैनावाड़ी में पड़ता है जागृति निकेतन, वहाँ जाया करता था। फिर जब हम लोग को निकलना पड़ा और फिर जब हम दोबारा से गए तो फिर हमने उसका केवी में करवाया था एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय, वो कैंट एरिया में था, वहाँ उसका एडमिशन करवाया था। तो वो वहाँ जाया करता था, स्कूलिंग उसकी वहीं हुई है केवी में, और फिर उसके बाद फिर आर्मी स्कूल में। अच्छा। हाँ जी। तो 12th तक हाँ जी। तो जैसे मतलब ऑब्वियसली 90s में माहौल बहुत खराब था, लोगों को मतलब लोगों को तो डायरेक्ट थ्रेट आ रहे थे कि मतलब निकल जाओ। तो क्या आपके परिवार के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, या बस आप निकल गए क्योंकि आसपास मतलब हालात खराब हो रहे थे? नहीं, ऐसे थ्रेट तो नहीं है, पर हम लोग हमारे मतलब आसपास हुए हैं ऐसे, जैसे कि हम आली कदर से जब हम निकले ना तो सभी निकल ही गए थे सभी, पर वहां पे एक फैमिली रह गई थी, बस एक फैमिली, वो हस्बैंड वाइफ थे बस, और उनकी एक बेटी थी, बेटी को उन्होंने भेज दिया था, उनके रिलेटिव्स थे वहां जम्मू में, तो उनके पास भेज दिया था, और वो हस्बैंड वाइफ वहीं पर ही थे। और वो उनको लोग बोला भी करते थे, भाई तुम क्यों रह रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। वो नहीं मानते थे, कहते थे नहीं हम लोग तो ठीक है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और ऐसा हुआ एक दिन कि बाहर से आ गए
यही मतलब मिलिटेंट्स, और वो ढूंढने लगे। जो मेल मेंबर था घर का, वो हस्बैंड वाइफ ही थे, तो मेल मेंबर को ढूंढने लगे यहाँ से। फिर उसकी मिसेस निकली, तो मिसेस ने बोला, कहा कि वो यहाँ नहीं है। वो समझ गई कि ये मिलिटेंट्स है, वो उसने कहा वो यहाँ पे नहीं है, और उन लोगों ने फिर उस लेडी को वहीं पे मार दिया, वहीं पर ही मार दिया उस लेडी को, और मार के निकल गए। और कहते हैं कि फिर वो लेडी बहुत देर तक वहीं नीचे ही गली में ही पड़ी हुई थी, और मतलब अगर उसको उस समय उठा के ले गए होते हॉस्पिटल तो शायद उसकी जान बच जाती, पर चूंकि उसका ब्लड लॉस बहुत हो चुका था तो उसकी डेथ हो गई। फिर वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थी वो, हमारी वहाँ आली कदर में। अच्छा। तो ऐसे ही इंदिरा नगर में भी जहाँ हम रह रहे थे, हमारे 1-2 घर छोड़ के एक घर था, उनका बेटा था, वो आर्मी में था, कैप्टन। उनके फादर जो थे वो वहीं पर ही थे, मतलब वो नहीं माइग्रेट हुए थे, क्योंकि इंदिरा नगर को मानते थे सिक्योरिटी जोन है, तो वहां से कम लोग ही निकले थे। तो ये जो थे मिस्टर चौधरी, मुझे याद आ रहा है उनका नाम, मिस्टर चौधरी थे, उनका बेटा था आर्मी में, और वो खुद वहां पे सीमेंट फैक्ट्री थी एक, वहां वो अच्छी पोस्ट पे थे। तो जब हम लोग वहां इंदिरा नगर गए ना, उसके 2-3 दिन बाद ही हमने सुना कि ऐसे वो मिस्टर चौधरी है, उनको मिलिटेंट्स ने मार दिया है। और जो फिर उसकी बॉडी के साथ क्या किया था वो मैं एक्सप्लेन नहीं मतलब कर सकती हूँ। मतलब कोई जानवर ही कोई होगा जो ऐसा कर सकता है। मतलब उससे फिर लगता था हमको कि ये जो मार रहे हैं इनको, वो कितने जंगली हैं, मतलब हैवान है पूरे, वो कैसे करते हैं ये। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमने देखा नहीं, पर सुन के ही जब लोग बताते थे हमें कि उसकी डेड बॉडी की क्या हालत थी, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे हमारे। हम कहते थे बाप रे कैसे लोग हैं ये, दहशत। वो असली में वो ऐसा करते थे दहशत फैलाने के लिए, जो भी कोई देखे इसको तो उनमें सब में दहशत फैल जाए, और वो भी निकल जाए यहाँ से। उनका ये था मोटो, उनका यही था। तो वही जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको सबको उन्होंने ऐसे ही टॉर्चर किया। तो जैसे जब आप निकले तो हाँ जी, जैसे जब आप दिल्ली आए तो जो मतलब आप जैसे कश्मीर में जो त्योहार होते थे, या मतलब जैसे जो कश्मीर में मतलब लाइफ और लाइफस्टाइल थी, वो दिल्ली आके वैसी रह पाई, या मतलब क्योंकि दूसरी जगह पे आ गए तो बहुत सारे चेंजेस नजर आए आपको? चेंजेस तो नेचुरली आएंगे ही बहुत। सबसे पहले तो यहाँ का मौसम में है ना, उसमें एडजस्ट होना तो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कश्मीर का मौसम तो बहुत ही अच्छा था। वहाँ वो एकदम ठंडा इलाका, और ये दिल्ली में एकदम इतनी गर्मी। तो फिर कर लिया एडजस्ट, क्या करे, मजबूरी थी, एडजस्ट तो करना ही था। करना ही पड़ा। कर लिया। दिक्कतें तो बहुत आई, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिक्कतें आई। देखो ना, मतलब घर को हमें फिर जीरो से फिर से बनाना पड़ा, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं था हमारे पास, जीरो से बनाना पड़ा हमको फिर से घर। बाकी जो हमारे अपने जो त्योहार वगैरह है वो तो हम उन परिस्थितियों में भी मनाते चले गए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वो छोड़ दिया, वो तो हम मनाते ही रहे हमेशा। कैसी भी परिस्थितियां आए तो वो हम लोगों ने छोड़ा नहीं। और जैसे मतलब दिल्ली आके, मतलब शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा, पर जैसे मतलब शायद आपके बेटे के साथ, या अगर आपके पास पोते पोतिया है तो उनके साथ तो जैसे कश्मीरी में बात करते थे वहाँ पे, और दिल्ली आके वो तो कम हो गया। मुझे पता है, लाइक मेरी फैमिली में तो ऐसा हुआ है, क्योंकि मतलब मैं कश्मीरी समझ सकती हूँ, पर मैं मतलब अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ, लाइक ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, नेचुरली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें तो बच्चों को कश्मीरी बहुत कम आती है, नहीं बोल पाते हैं। पर एक चीज है कि मैं मतलब जैसे मैं इनको बोलती हूँ तुम बोला करो कश्मीरी, तो वो बोल लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो बोल लेते हैं, समझते तो हैं ही वो लोग, पर बोल भी लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। मेरे साथ भी वैसे, लाइक मैं बोल लेती हूँ, बट मैं जैसे मैं हिंदी या इंग्लिश में जैसे बात करते वैसे नहीं बात करती। वैसे नहीं,
फ्लुएंटली नहीं बोल पाते ना, हाँ। फ्लुएंटली नहीं बोल तो नहीं वो बोल भी पाते बदल होंगे। गया। हाँ, ऐसा ही है वो तो भाई। तो आपको जैसे मतलब आपको कितने साल मतलब हो गए होंगे दिल्ली में? 10 दिल्ली में ये या 2006 में मैं आई 18 थी, 18 साल हो होंगे गया, ना? 18 साल हो गए। हाँ जी। तो आपको कश्मीर वापस जाने का मतलब कोई मतलब नहीं। है, या मतलब नहीं, आपको नहीं। वापस जाने का मन करता है या मतलब नहीं, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि मेरे हस्बैंड कितनी बार बोलते हैं कि चलो चलेंगे, और जाते भी हैं लोग। हाँ ऐसा नहीं है, लोग तो बहुत जाते हैं, इस साल तो बहुत लोग गए थे। हाँ। पर पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा ना, बहुत ही नजदीक से देखा मैंने ये सब चीजें, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी जाने का, बिल्कुल नहीं। तो अगर लाइक आगे के समय में अगर ऐसा कभी आए कि आप वापस जा सकते हैं कश्मीर, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, तब जा सकते हैं, जैसे मतलब अब सभी लोग जैसे जा रहे हैं, हाँ। है ना, तो तब हो सकता है जाए, तो आपको पर अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। हाँ जी। अच्छा। अभी नहीं, ऐसा नहीं मन करता। हाँ, मेरी बिटिया जो है वो चूंकि वहीं पे मतलब पली बड़ी वहीं पर ही, स्कूलिंग उसकी वहीं पर ही हुई 10th तक, उसको बहुत अटैचमेंट है अच्छा कश्मीर से। हाँ, उसको बहुत अटैचमेंट है, वो जाना चाहती है, वो कहती है हाँ नहीं मम्मी चलो चलो, पर मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ। बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। तो बस मेरे पास इतने ही सवाल थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कुछ और मतलब ऐड करना है या बताना है? नहीं, ऐसा तो कोई खास और ऐड करना नहीं है, तो क्या बोल सकती हूँ मैं, मतलब दुख होता है बहुत। जैसे पहले हम लोग सुना करते थे अपने ना बचपन में, जैसे सुना करते थे 47 में ऐसा हुआ था, 47 में ये हुआ था, तब भी ऐसे कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। तो वो लगता था उस समय कि कैसे ये लोग बेचारे कैसे गए होंगे, कैसे भागे होंगे, है ना। और ये कभी नहीं हम लोगों ने सोचा था कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वहां कश्मीर में जैसे पहला माहौल था, लगता ही था कि यहाँ पे भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे हमको। हाँ। तो मतलब इतना शांति प्रिय इलाका, मतलब कभी नहीं कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पर ये एकदम से इतनी चेंज आ जाएगी, और ये अंदर ही अंदर कब से ये खिचड़ी पक रही थी इसकी भनक तक नहीं लगी हमको, है ना। ये एकदम से तो नहीं हुआ होगा। हाँ। तो पता नहीं कब से चल रहा होगा, तो मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, जब तक ये अंदर ही अंदर इतना कुछ फैल चुका था। और मतलब हमें क्या, हमारी जो इंटेलिजेंस ये थी, उनको भी नहीं मालूम चल पाया, कुछ भी नहीं मालूम चल पाया। और कहते हैं उस समय तो मतलब फ्रीक्वेंटली जाते थे पाकिस्तान, सुना है मैंने, अब वो कहाँ तक सच है, कि ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे लड़के लोग, होमलेस लोग जाया करते थे, मतलब कोई रोक टोक नहीं थी। पता नहीं इसमें कहाँ तक सच्चाई है वो भी नहीं मैं कह सकती, मगर मतलब उनको भी थोड़ा मतलब सहूलियतें मिली कि वो जा पाए पार, फिर वहां से ट्रेनिंग करके आ भी गए। और हमारे यहाँ किसी को कोई भनक ही नहीं, वो भी मतलब नहीं होना चाहिए था, उतना भी नहीं होना चाहिए था ना। बॉर्डर्स पे जैसे वो बड़े इजीली जा रहे थे, ट्रेनिंग करके आ रहे थे, तो पता ही नहीं चला बिल्कुल, जब तक ये लोग इतने हथियार आ गए वहां पे, इतने हथियार आ गए वहां पे, पूछो मत। एक किस्सा मेरे को और याद आता है कि हमारे साथ ही था ना वहां पे, वो टेंट एरिया था हमारे साथ ही, तो वहां पे क्या हुआ था एक बार कि इन लोगों ने काफी हथियार वगैरह पकड़े थे मिलिटेंट्स के, कहीं पे रखे होंगे तो उन्होंने पकड़े हुए थे। तो अब उन लोगों ने वो एग्जीबिशन ही लगा के रखते हैं, जैसे भाई दिखाने के लिए, मतलब अपने ऑफिसर्स को कि भाई यहाँ पे हमने ये हथियार पकड़े हैं, ऐसा है। तो वही वो लोग देख रहे थे, तो काफी हथियार थे, और बड़े बड़े ऑफिसर्स ही थे उनमें जो देख रहे थे। अच्छा। तो एक ने मतलब उनके पास वो छड़ी सी होती है, उससे ऐसे टच किया किसी हथियार को क्या, और वहां पर वो ब्लास्ट हो गया। और वो ऐसा ब्लास्ट हुआ कि जहाँ मतलब हम लोग रह रहे थे ना, मेरे घर की खिड़कियां हिलने लगी, ऐसा ब्लास्ट हुआ। और मैं बाहर निकली
तो देखा पूरा आसमान पूरा काला पड़ा हुआ एकदम, इतना धुआं। और फिर शाम पता लग गया कि कुछ हो गया है वहां पे, अटैक हो गया है। तो फिर शाम को न्यूज सुनी कि मतलब बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें चले गए थे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर। वो लाइव था, कोई बॉम्ब ना वो डिफ्यूज नहीं किया था, वो लाइव था क्या था। अच्छा। और एकदम से ब्लास्ट हो गया। मतलब काफी लोग, काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें चले गए थे। ऐसे ही बहुत से, और भी एक बार और भी वहां पे हुआ था वो ह्यूमन बॉम्ब। वो भी उस दिन भी हमारे ऐसे घर की पूरी वो खिड़कियां हिल गई थी। वो उसमें मारुति, रेड कलर की मारुति में कोई लड़का था, वो छोटा ही था, 14 साल का लड़का था, ह्यूमन बॉम्ब बन के चला गया और सीधे वो गेट के अंदर चला गया। तो खुद भी उसकी डेथ हो गई थी उस लड़के की, और फिर 3-4 जवान जो बेचारे वहां पे खड़े थे गेट पे, उनकी डेथ हो गई।